बच्चों को इससे ये लगता है कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन कवर कर पाना, अच्छे से कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। फोर्स अप्लाई करोगे उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉल आई वहां से यहाँ बाउंस हुई, मेरे बैट पे आई, मैंने ड्राइव कर दिया, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव। अब उनने जगाया तुम्हें, तभी ना तुम हिले, वरना तुम तो सोते रहते 12 बज जाए या शाम हो जाए या रात हो जाए, तुम तो सोते रहते। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, ये समझ सकते हो। फ्रेंड्स कैसे हो? दिस इज अभिज्ञान फ्रॉम ज्ञान जोन, और आज हम लोग 9 जोन सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसके अंतर्गत फिजिक्स का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन कवर करने जा रहे हैं। उसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड पे क्या लिखा है। जो मैंने पिछले वीडियो में, जो कि मोशन का लास्ट पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, जो लोग उसका आंसर करके भेजते कमेंट सेक्शन में, उसके नाम लिए जाते हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, और इन 5 लोग ने एकदम सही आंसर भेजा था हमारे कमेंट सेक्शन में। तो नाम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? रीचा मिश्रा, सरिता मलिक, मारीना सिंजुका और आनंद मिश्रा बटरफ्लो। ये 5 लोग हैं, और मैंने 5 ही का नाम लेने के लिए बोला था। तो ये 5 लोगों ने सही आंसर दिया। दिल से आपका आभारी हूँ। आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये क्या है? ये कोई कोट है क्या? नथिंग इज इम्पॉसिबल नहीं, ये एक स्टूडेंट का नाम है। उसने बोला, उन्होंने बोला था कि ये मुझे आंसर आ नहीं रहे, आप बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में वीडियो के आपको आंसर मिल जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल सही कहा आपने, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और बच्चों को इससे ये लगता है कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन कवर कर पाना, अच्छे से कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को। और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, नाम से क्या समझ रहे हो? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या होता है फोर्स, और लॉज ऑफ मोशन को जानेंगे। फोर्स लगाया। तो अब हम आते हैं चैप्टर की ओर, और चैप्टर का नाम जैसा कि हम जानते हैं है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले फोर्स होता क्या है भाई? हमने क्लास 8th में पढ़ा था व्हाट इज फोर्स, और वहां उन लोग ने बताया था कि फोर्स इज अ पुश और पुल। या तो खींचोगे किसी चीज को तो फोर्स लगेगा, या धक्का दोगे तो फोर्स लगेगा। तो ये क्या डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को तुम 9th के एग्जाम में लिख के आ सकते हो, लिख के तो आ सकते हो, आधा मार्क्स कटेगा। लेकिन अब देखो क्या लिखे कि पूरा मार्क्स मिल जाए हमें। उसके लिए हम जानते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि जब फोर्स लगता है तो फोर्स क्या क्या एक ऑब्जेक्ट में तब्दीली ला सकता है, या उसके स्टेट ऑफ मोशन में तब्दीली ला सकता है। ये सब बातें हम इसमें जानेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट क्या है, फोर्स के परिणाम क्या है। देखो सबसे पहले फोर्स जब लगता है तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अपना रेस्ट पे है, उस पे अगर तुमने धक्का दिया तो वो मोशन में चला गया, या वो ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है, चलो मान लिया। अब उस ऑब्जेक्ट को तुमने बाहुबली बनकर ट्रक को रोक लिया, मान लो वो ट्रक था, उस ट्रक को तुमने धक्का दिया तो मोशन में चला गया, और ट्रक को बाहुबली बनकर रोक लिया। तो क्या वो ट्रक रुक गया? रुकेगा तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं चलो रुक गया। तो चलो, क्या यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का स्टेट में बदलाव ला सकते हैं, मोशन के स्टेट में बदलाव ला सकते हैं। ये स्टेट ऑफ मोशन क्या बोला है भाई? रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, इट इज नोन एज स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, या वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वो उसका स्टेट है, या रेस्ट में हो तो वो उसका स्टेट है।
अब हम जानते हैं क्या और क्या चीज कर सकते हैं मोशन। तो देखो, जब हम मान लो एक बलून फुला रहा हूं, एक काम करता हूं, बलून लेके आता हूं। हाँ, तो ये रहा एक होली का वाटर बलून, इसको मैं बांध लेता हूं सबसे पहले। एक मिनट। देखो, जब हम बलून पे एक फोर्स लगाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हो, वहां बलून टंगे रहते हैं, उस पार्टी में तुम बलून को फोड़ने जाते हो, तो ध्यान से देखोगे, एक मिनट देख लेना। हाँ, ध्यान से देखोगे तो उस बलून को जब तुम दबाओगे, प्रेस करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, मेन बात क्या है, फोर्स अप्लाई करोगे, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। ज्यादा दबा दिया मैंने, स्टेट ऑफ मोशन कह रहा हूं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन क्या चेंज होगा यार, शेप या साइज चेंज होगा। तो इट कैन चेंज दिस शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, समझ गए? हाँ, अब देखो, साइज को भी बदला, दबाया तुमने, फोर्स लगाया, तो छोटे से बड़ा हो गया, छोटे से बड़ा हो गया, और शेप तो बदला ही, छोटे से बड़ा हो गया, साइज भी बदला, छोटे से बड़ा हो गया, तो दोनों चीज सही है। और क्या कर सकते हैं? इट कैन चेंज डायरेक्शन। हाउ इट कैन चेंज डायरेक्शन? क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुम मान जाओगे। मान लो दो आदमी क्रिकेट खेल रहे हैं, दो नहीं 11-22 आदमी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक आदमी बॉलिंग कर रहे हैं, एक आदमी बैटिंग कर रहे हैं। चलो, मैं बैटिंग कर रहा हूं, बॉल आई वहां से, यहां बाउंस हुई, मेरे बैट पे आई, मैंने ड्राइव कर दिया उधर। ठीक है, लॉफ्टेड ड्राइव करके 6 रन के लिए गए। ठीक है, बॉल 6 रन। तो जब मैंने ड्राइव किया, जब मैंने कवर ड्राइव मारा, तब बॉल ऐसे आ रही थी सामने, बॉल सामने आ रही थी। लेकिन जब ये क्रिकेटर मैंने ये बैट है, बैट घुमाया और बॉल बैट पे लगी, बॉल बैट पे लगी, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ, सीधे जा रही थी, अब उधर चली गई या इधर चली गई, जहां भी बैट मारा वहां चली गई। ठीक है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं। तो 3 चीज अभी तक हमने पढ़ लिया, ये तीनों चीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब 4th चीज क्या है? देखो, ब्लैक आ गया गलती से, आज में 1 मिनट। हाँ, 4th चीज क्या है? 4th चीज है हमारा कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, एक एग्जांपल देता हूं, सब आ जाएंगे उसमें। ये है एग्जांपल। जब पहले यहां लिख लेते हैं स्पीड। जब इस प्लेयर ने दूसरे फुटबॉल प्लेयर को पास किया ये बॉल, तब रेस्ट से पास किया। फुटबॉल का गेम शुरू होता है, 3 बार ऐसे ऐसे पैर मारते हैं, जैसे भी स्टार्ट करते हैं, वैसे मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम जब खेलते हैं तब तो ऐसे पैर मारते हैं 3 बार अलग अलग। तब बॉल रेस्ट में होती है, उसको स्टार्ट करते हैं, ड्रिबल करना, भगाना स्टार्ट करते हैं, तब वो बॉल मोशन में चली जाती है और उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। तो ये हुआ, जी हाँ, शेप या साइज चेंज होगी। मोशन में लाने, फुटबॉल खेलने से क्या फुटबॉल की शेप या साइज चेंज हो सकती है? देखा होगा तुमने, अगर जो सस्ती लोकल बॉल आती है, उसको तेजी से किक करने पे उसका शेप भी चेंज हो जाता है और साइज भी चेंज हो जाता है। होता तो इन सब बॉल में भी है, लेकिन इन सब बॉल में कुछ देर के लिए होता है, कुछ देर के लिए आम के शेप की आ जाती है, आम का शेप ले लेती है, कुछ ऐसा हो जाती है जिस तरफ से पैर चला है, फोर्स लगा है। तो ये भी हुआ, जी हाँ। डायरेक्शन बदला क्या? देख सकते हैं, इस प्लेयर ने उस प्लेयर को पास किया, तो जब पास किया तब ऐसे बॉल गई, फिर उस प्लेयर ने गोल की तरफ मार दिया तो ऐसे बॉल गई, तो डायरेक्शन भी बदला, जी हाँ। अब स्पीड बदल रही है क्या? स्पीड तो बदलेगी भाई, स्पीड तो बदल ही रही है।
यहाँ पे फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, वैसे एयर रेजिस्टेंस भी काम कर रही है, तो स्पीड तो वैसे भी बदल रही है। लेकिन इन सब को हटा दें तो मैं बताऊं कि स्पीड भी चेंज हो रही है। देखो, जब ड्रिबल करते हैं, बॉल को ड्रिबल करते हैं, बॉल को भगाते हैं आगे, तब कुछ ऐसे जाते हैं, स्टार्टिंग में धीरे, फिर तेज, फिर डायरेक्ट शूट गोल, ठीक है। तो पहले आगे गए, फिर आगे गए, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। तो क्या समय के साथ स्पीड चेंज हो रही है? सॉरी, क्या टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है? जी हाँ, हो रही है। तो स्पीड भी चेंज हुई है। तो ये 4 चीज हमने पढ़ लिया फोर्स के बारे में, ये 4 चीज हमने पढ़ लिया। इफेक्ट ऑफ फोर्स जान गए। अब ये मिटाना नहीं चाहिए था, एक चीज बता देता हूँ, छोड़ो, मिटा दिया, कोई बात नहीं। क्या था यार? कुछ नहीं, स्टेट ऑफ मोशन था बस। यहाँ स्टेट ऑफ मोशन वापस लिख देते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले जानते हैं। मैं बोल रहा था कि 8th के लेवल की डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, और क्या ये डेफिनेशन हम 9th के एग्जाम में लिख के आ सकते हैं? जी हाँ, वही लिखना है आपको। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा एडिट कर देना है यार, ज्यादा नहीं। क्या था, हमने 8th क्लास का डेफिनेशन पढ़ा था कि फोर्स इज अ पुश और पुल, तो वही लिखना है, इट इज अ पुश और पुल। या मैं छोटे वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो के मिल जाएगा। इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट which tends to change its, यहां पे सारे इफेक्ट लिख लेना है, change its state of motion or shape / size or direction or speed. It can change either of these 4 things. Now let us continue to the next portion of the chapter, which is, ये नहीं है, लॉज ऑफ मोशन नहीं है अभी है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? बात करने का मन तो तुम्हें, मुझे भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर तुम ही कहोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं, तो बात कर ही लेते हैं। देखो, ये एक बॉक्स है, जल्दी से फिनिश करेंगे। ये एक बॉक्स है, यहां एक आदमी, यहां दूसरा आदमी, ठीक है। दोनों धक्का दे रहे हैं बॉक्स को, दोनों पुश कर रहे हैं बॉक्स को, फोर्स लगा रहे हैं बॉक्स पे, और बॉक्स मूव नहीं कर रहा, डज नॉट मूव, किसी भी साइड मूव नहीं कर रहा। तो इसको कौन से फोर्स का हम एग्जाम्पल मानेंगे, बैलेंस या अनबैलेंस? मूव कर ही नहीं रही, डज नॉट मूव, ये क्या डज नॉट लिखा है, छोड़ो, समझ जाना यार तुम लोग। देखो, मैं आराम से लिखू ना तो अच्छे राइटिंग में लिखता हूँ। ये सब मैंने लिखा था, और स्टार्टिंग में जो आया था वो सब मैंने लिखा था, डज नॉट मूव। और तेजी से लिख रहा हूँ तुम लोग को बढ़ाने के लिए, तो थोड़ी रेटिंग बिगड़ जाती है, कोई बात नहीं। देखो, डज नॉट मूव, बॉक्स मूव नहीं कर रहा, ना ही इधर जा रहा है ना ही इधर आ रहा है। तो क्या ये बॉक्स बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है? यार कितना मैसेज आ रहा है फोन पे, साइलेंट पे लगा। तो क्या ये फोर्स बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है? मूव नहीं किया है फोर्स, मूव नहीं किया है बॉक्स मूव नहीं किया, और जो रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट क्या है हमारा? रिजल्टेंट होता क्या है भाई? कई बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता क्या है? नेट फोर्स है यार, नेट फोर्स है। जो भी बड़ा है, जो मान लो ये अगर 50 न्यूटन का रहता और ये 30 न्यूटन का रहता, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके रिजल्टेंट आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों बराबर है, इस केस में दोनों बराबर है, 50-50 न्यूटन मान लेते हैं, चलो दोनों 50-50 न्यूटन के, तो रिजल्टेंट 0। बड़ा कोई है ही नहीं, 50 में 50 0, तो रिजल्टेंट भी 0 है
तो बैलेंस फोर्स क्या लिखोगे, लिख देना कि बैलेंस फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स इन विच द रिजल्टेंट फोर्स, ब्रैकेट बना के लिख देना नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। तो ये हमारा बैलेंस फोर्स हो गया। अब हम बात कर ले अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो जस्ट इसका अपोजिट है। मान लो ये अपना कितना 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, तो ये रिजल्टेंट क्या जीरो होगा, और क्या ये डज नॉट मूव करेगा, इट विल मूव। इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन जहां से ज्यादा बड़ा फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहां से 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो ये इस तरफ मूव करेगा, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट मूव्स, सेटिस्फाई हो जाओ, इट मूव्स। अब और क्या, और रिजल्टेंट इक्वल टू 20। इस केस में तो चलो भाई 20 हो गया, लेकिन क्या हर केस में 20 रहेगा, नहीं, अलग भी हो सकता है। मान लो यहां 70 होता, तो क्या इसको अनबैलेंस फोर्स ना बोल के क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोल देते हैं, नहीं ना, तो इसको 50 रहने देते, चलो 70 कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको हम लिखते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग साइकिल चला रहे हो, आप लोग ने क्या किया, साइकिल चला रहे हो, ये साइकिल पे बैठे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, और आप लोग ने अचानक से ब्रेक जो होता है उसको अप्लाई किया, यू अप्लाइड ब्रेक, then you will find that the cycle does not stop instantly। वहीं पे नहीं रुक जाता है साइकिल, थोड़ा आगे जाके रुकेगा। हाँ, तो थोड़ा आगे जाके रुक रहा है, तो क्या वो तब तक अनबैलेंस फोर्स ही था। मान लो यहां पे रुक गया, तो क्या यहां तक वो अनबैलेंस था, हाँ, लेकिन यहां पे जाके ऐसा क्या हो गया कि वो बैलेंस्ड हो गया। क्या हुआ भाई, फ्रिक्शन एक्ट किया, और मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट किया, तो वो साइकिल आगे जाके रुक गया। ठीक है, अब मेरा ब्लैक मार्कर कहां गया, ब्लैक मार्कर लिया, चलो ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। आगे हम क्या पढ़े, और कुछ फोर्स में बच गया, नहीं, अब कुछ नहीं बचा। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। अब ये लॉज ऑफ मोशन है क्या, किसने दिए, क्यों दिए, ये सब हम इस सेक्शन में जानेंगे। ये आधा फोर्स मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कौन सही करेगा, है ना। अब हम जानते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, जाहिर सी बात है, मोशन हम जानते हैं। व्हाट इज मोशन, यू ऑल मे नो, यू ऑल शुड नो, अभी तो पढ़ा है भाई तुमने व्हाट इज मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज क्या होते हैं, कुछ रूल। तो मोशन के रूल के बारे में हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन किसने दिए, सबसे पहले न्यूटन ने दिए। कितने लॉज हैं, 3 लॉज, ठीक है। तो इसीलिए बोलो न्यूटन बाबा की जय। कितना कहां काम किया भाई ने। मोशन में हमने पढ़ा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और ग्रेविटेशन में काम किया ही है भाई एप्पल, ठीक है। तो इन्होंने बहुत जगह काम किया और 3 लॉज दिए।
तो उसमें से आज हम जानते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। अभी हम फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will continue to be in rest or a object at motion will continue to be in motion unless and until an external force is applied। तो क्या कहना चाह रही है अब समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन में रहना चाहेगा। अब क्यों भाई, क्यों रहना चाहेगा? उसकी क्या ये मतलब धक्का देंगे तो क्या वो धक्का खाएगा? नहीं, धक्का दिया मैंने तो रेस्ट पे था, तो क्या रेस्ट पे ही रहेगा? सावधान, रेस्ट में ही रहेगा? नहीं ना, तो मोशन में जाएगा। क्यों जाएगा? फोर्स दिया इसलिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और अ ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या वो मोशन में जाना उसका स्वाभाविक है? क्या जाएगा? कंपल्सरी है भाई। देखो 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 क्या कर सकते हैं हम। हाँ, इस ग्लास पे मैंने ये डस्टर रख दिया, इसको मैंने फोर्स किया, फोर्स दे रहा हूं मैं, स्मॉल है काफी लेकिन फोर्स दे तो रहा हूं ना, फोर्स दिया तो क्या ये स्टेट ऑफ अपना रेस्ट चेंज कर दिया? मोशन में चला गया? क्या मोशन में गया? नहीं। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन गलत है? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन गलत नहीं है भाई। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स उसके इनर्शिया से ज्यादा था? ये हम देखते हैं। अब ये इनर्शिया क्या है बताता हूं मैं, क्यों यहां इनर्शिया बताऊंगा, बताता हूं। देखो इनर्शिया, अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छा। तुम्हारे भाई साइलेंट कर ले फोन, कितने बार बोलूं? पता नहीं कैसे कैसे से आदमी है, ऐसे आदमी कोई होते हैं, दिल पे मत ले लियो। इनर्शिया की बात कर रहे थे हम, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, तुम्हारे से रिलेट करवाता। चलो, तुम सो रहे हो, तुम बेड पे हो और यहां सो रहे हो, ठीक है? ये रहे तुम सो रहे हो, ये आए तुम्हारे पापा, ये आए योर फादर, श्रीमान XYZ जो भी नाम है। अब उनने जगाया तुम्हें, तभी ना तुम हिले, वरना तुम तो सोते रहते, 12 बज जाए या शाम हो जाए या रात हो जाए, तुम तो सोते रहते। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, ये समझ सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है तो तुम्हारा मन भर गया, नहीं यार अब सोऊंगा तो पापा से डांट खानी पड़ेगी, इसलिए जग जाता हूं। तो यही मन भर जाना ही तो है इनर्शिया। क्या कह रहे हो सर? इनर्शिया मन भर जाना है? किसी ऑब्जेक्ट का कैसे मन भरेगा? आप कह रहे हो ऑब्जेक्ट लिविंग है, ऐसा मैंने कहा नहीं। इनर्शिया अब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है
तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। वो मोशन में रहना चाहेगा। कुछ डे टू डे के एग्जांपल दूं, डे टू डे लाइफ के? नहीं, वैसे नहीं दूंगा, वैसे वाले नहीं दूंगा। इनर्शिया के कुछ अच्छे से एग्जांपल देता हूं। मान लो ये तुम्हारी गाड़ी है, ओपन गाड़ी एकदम अपनी लैम्बोर्गिनी। ये लैम्बोर्गिनी का फ्रंट और ये बैक, बैक टू बैक लिखा है, ठीक है। यहां तुम बैठे हो, ये स्टीयरिंग समझ रहे हो ना यार? गाड़ी पे बैठे हो तुम और गाड़ी को अचानक से मोड़ दिया, तो जो पैसेंजर्स हैं, जो पीछे बैठे हैं या जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं, राइट अगर मोड़ा तो तुमने नोटिस किया होगा वो लेफ्ट जाते हैं। अगर तुमने राइट में डायरेक्शन में मोड़ा तो लेफ्ट क्यों जाते हैं? इनर्शिया के कारण। उनके मन में ये फिट हो जाता है कि मैं अभी सीधा चल रहा हूं, ठीक है, मैं अभी सीधा चल रहा हूं, और अचानक से तुम राइट मोड़ देते हो तो लेफ्ट चले जाते हैं ड्यू टू दिस इनर्शिया। एक और एग्जांपल देता हूं, उसी तरह से लेफ्ट जब मोड़ते हो तो वो लोग राइट जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, और अगर गाड़ी रुकी हुई है, काफी देर से रुकी हुई है, अचानक से उसने एक्सेलरेट ही कर दिया, स्टार्ट नहीं किया, स्लोली स्टार्ट नहीं किया, एक्सेलरेट कर दिया, तो क्या होता है? पीछे ऐसे जाते हो ना भाई, जाते हैं सर। एक और एग्जांपल दूं, बस में खड़े हो तुम, बस ने अचानक से ब्रेक मारा, आगे गए, ड्यू टू व्हाट? इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द कॉज ऑफ ऑल दीज। इनर्शिया ही इन सब का असली कारण है। हाँ, तो चलो देखते हैं इनर्शिया का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि ये बंदा नीचे जा रहा है और नेट को जब ये टच करता है तो नेट तो नीचे जाता है लेकिन लीव्स वही रह जाते हैं। अब बताओ इसका रीज़न? इसका रीज़न है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम जान गए, और क्या जान सकते हैं? यही होता है ये इनर्शिया। रेस्ट है तो रेस्ट पे जाएगा, मोशन है तो मोशन में रहेगा, और अगर है ही नहीं तो है ही नहीं रहेगा। देखो, तो क्या कहता था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, और अ ऑब्जेक्ट एट मोशन will continue to be in motion unless and until an external force is applied। तो क्या कह सकते हैं? रेस्ट पे है, रेस्ट will continue to be in rest, and at motion it will continue to be in motion due to what? Inertia। अब चलो पढ़ते हैं how to overcome इनर्शिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ग्लास के ऊपर डस्टर रखा है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव तो नहीं होने लगा, मोशन में तो नहीं आ गया, नहीं आया। तो क्या ये डेफिनेशन गलत है? डेफिनेशन गलत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स की गति को बढ़ाइए जनाब, और ऑब्जेक्ट को मोशन में लाइए। इससे समझ सकते हैं, है ना? अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे ले लो विच इज, एक मिनट, ये खुद से ऐड कर लो, ऐसे जो बुक में डेफिनेशन होती है शायद उसमें नहीं होता। एन एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज greater than the force of inertia is applied। यानी मतलब फोर्स ऑफ इनर्शिया
यानी उसके अपने जगह पे रहने से के फोर्स से ज्यादा होना चाहिए क्या, एक्सटर्नल फोर्स, तभी तो वो चीज मोशन में आएगी। बताओ भाई, ये मोशन में आएगा, मोशन में आएगा, लो आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसका इनर्शिया उतना ज्यादा नहीं था, इसका इनर्शिया इतना ज्यादा नहीं था कि वो इस फोर्स को झेल पाए। यानी कहीं ना कहीं फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर होगा फोर्स इनर्शिया के। ये मैंने लिख लिया बस, बुक में ऐसा कुछ नहीं है कि इनर्शिया के फोर्स को Fi से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैंने कर दिया बस समझाने के लिए। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मास और इनर्शिया के बीच में एक रिलेशन बताते चलता हूँ। तो ये रिलेशन है कि मास और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर मास किसी चीज़ का ज़्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। इट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बढ़े सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ सकते हैं क्या, हम में है उतनी हिम्मत, क्या हम कर सकते हैं, कैन वी डू इट? नो, यू कांट डू इट। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड मास। तो इस वीडियो में हम मोमेंटम और मास को भी जान लेते हैं, फिर अगले ये छोटा सा चैप्टर ही है। ठीक है, ये छोटा सा काफी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है ज्यादा, न्यूमेरिकल भी काफी कम बनते हैं इससे। एक फॉर्मूला है जो सेकंड लॉ ऑफ और थर्ड लॉ ऑफ में, सेकंड लॉ ऑफ में आप पढ़ते हो। तो सेकंड लॉ जानने के लिए आपको क्या क्या आना जरूरी है, मैंने क्या कहा अभी, मास और मोमेंटम, स्लैश क्यों मार दिया, मास एंड मोमेंटम, मास एंड मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम लिखा है। ठीक है, ये जानना हमें काफी जरूरी है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले। तो मास क्या होता है, मास काफी ज्यादा बार हमने यूज कर लिया है अभी तक 9th के इतिहास में, लेकिन अभी तक हम जान नहीं पाए और अभी भी नहीं जानेंगे अच्छे से, अभी भी नहीं जानेंगे अच्छे से। हम जानेंगे इसके अगले चैप्टर ग्रेविटेशन में, और हम ग्रेविटेशन में हमारे साथ एक खास मेहमान भी आएंगे, देखना। मास क्या होता है ग्रेविटेशन में जानेंगे, लेकिन अभी तक आप लोग जान लो कि किसी भी मैटर के अंदर का स्पेस, द मटीरियल यूज्ड टू मेक अ मैटर। समझ रहे हो? यानी मेरा मास से मिलकर मेरा मैटर बना है, मतलब मेरा शरीर बना है। मैटर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर चैप्टर में ही था, तो सेकंड चैप्टर भी था इस मैटर अराउंड अस पे। और तो ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए मैटर क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो भी चीज आप लोग अपने अगल बगल देख रहे हो वो सब मैटर है, और जल्दी हम केमिस्ट्री का भी वीडियो लाना शुरू कर देंगे, तो हम वहां भी जान लेंगे कि क्या होता है मैटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास। अब ये मोमेंटम क्या है, क्या ये वही मोमेंटम है जिसकी हम क्रिकेट मैच में बात सुनते हैं कि इस टीम के पास मोमेंटम है, इस टीम को भी मोमेंटम गंवाना नहीं चाहिए, इस टीम को मोमेंटम हासिल करने के लिए रन रेट ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज दिस? मोमेंटम इज देखो, इसको समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। ये है एक जीप और ये है अपनी एक नैनो।
स्पेसशिप जैसा, एलियन जैसा नैनो बना दिया। बताओ सर, ये एक जीप है अपनी, और ये अपनी छोटी सी प्यारी सी नैनो, ठीक है। ये नैनो, ये जीप। अब बताओ, जीप ने इस आदमी को टक्कर मार दी और इस नैनो ने इस आदमी को टक्कर मार दी, तो बताओ चोट किसमें ज्यादा लगेगा? मान लेते हैं दोनों का स्पीड भी हमें जरूरत पड़ा, स्पीड भी हमें जरूरत पड़ा, सेम है मान लेते हैं। ये याद रखना, स्पीड का भी जरूरत पड़ा है, कहीं ना कहीं माइंड में फीड कर लो, जहां स्पेस भगा दिया माइंड में फीड कर लो। अब स्पीड सेम है, लेकिन जीप का मास बड़ा है। मास क्या है? जीप का बड़ा है, और नैनो का मास कम है, ठीक है। इसका मास बड़ा है। तो बताओ कौन मर जाएगा? ये आदमी मरेगा या ये आदमी मरेगा, या इंजर्ड कौन होगा ज्यादा? ये साफ सी बात है, ये मर जाएगा। रेस्ट इन पीस भाई। ये मर गया, चाहे इंजर्ड हो गया, जो भी समझते हैं समझ लो। और ये, इसको कम चोट लगी या बस चोट लगी, मरा नहीं है। ये मर सकता है क्या? ये मर सकता है क्या? हाँ, अगर वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलो, वेलोसिटी या स्पीड इस गाड़ी का, नैनो का वेलोसिटी अगर ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी बहुत ही कम है, तब इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मर जाएगा। भाई क्या साइलेंट पे करना है? नहीं, इस बार सीरियस हूं मैं। साइलेंट पे करना है फोन, कर ले। तब से बोल रहा हूं, बताओ यार, ऐसा कोई आदमी होता है? तो वेलोसिटी अगर इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो समझ सकते हो ये मर गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड velocity, but the question is not over till yet. What is momentum? Can we say it is mass into velocity? Yes, we can say, but it is not the purest form of the definition. ये सबसे सटीक डेफिनेशन नहीं है अपना। सबसे सटीक डेफिनेशन जो आपके बुक में दिए, वो क्या है? वो है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या ये डेफिनेशन भाई? क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक, कुछ भी मतलब, ये डेफिनेशन है। लेकिन मोमेंटम का, इसका ज्यादा फील लेने की कोशिश मत करना, क्वांटिटी ऑफ मोशन। लेकिन जहां भी ये शब्द आ जाए, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज क्या? इज अपना मोमेंटम। तो ये होता है अपना मोमेंटम, ठीक है। अब हम काबिल हैं सेकंड लॉ की बात करने में। क्या हम काबिल है सही में? सही में क्या हम काबिल हैं अभी इतना? नहीं, अभी एक चीज नहीं पढ़ा यार। क्या हम मोमेंटम को किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ सिंबल है मोमेंटम का? जी फिसल रहा है। मोमेंटम का सिंबल है P। स्मॉल p is the symbol for what? Momentum. It is the symbol for momentum। तो यहां तक जो भी चीज मैंने आप लोग को पढ़ाया, वो अगर आपको अच्छे से आ गया, तो आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के काबिल हो। मैं तेरे काबिल हूं यार, तेरे काबिल हो जाओगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के, अगर ये सब पढ़ गए। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम बात अगले वीडियो में करेंगे। ये फिर हमारा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ही रह जाएंगे, जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बहुत अच्छा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ भैया जी ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ भैया जी, मोमेंटम इज आवर भैया जी की जय हो।
मोमेंटम हमारे भैया हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मार्क जिसके मन में रहा वो वीडियो जाके पीछे करके ना आए। भाई अभी पढ़ाया मैंने और तुम्हें समझ नहीं आया, मुंह पे जूता मारो। कुछ ज्यादा हो गया ना। हाँ, वीडियो पीछे करके आ जाओ और चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और बगल में बेल वाला आइकन जो आ रहा है उसको भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग।